नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे आज के जो विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे ग्वार और लौकी की खेती को लेकर और साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी इसके अलावा जो हमारी जायद की दलहनी फसलें हैं उनकी बुआई की भी। तो विषय आपने जान लिए। साथ ही इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। उनका भी परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयवीर तोमर जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग के जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर तोमर आपका भी। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे ग्वार और लोबिया की भी। ना सिर्फ दलहनी फसलें जो हैं बल्कि सब्जी फसलों में भी इनकी गिनती की जाती है। लेकिन कितना महत्वपूर्ण एक किसान के लिए, क्योंकि इन फसलों की जो अवधि है वो भी काफ़ी हद तक निर्भर करती है कि इनका चयन कब किया जाए। और खासतौर से डॉक्टर हर्षवर्धन, अगर अभी हम बात करते हैं ग्वार की, अगर पहले बात करें या लोबिया की हम बात करें, तो ये ऐसी फसलें हैं जिनका समावेश जो है आवश्यक हो जाता है किसान के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये जो सब्जियों की जो सबसे अधिक महत्ता इसीलिए होती है कि जो भी किसान भाई कभी भी फसल चक्र अपनाते हैं, सब्जी एक ऐसा माध्यम है जो कम समय में वो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यानी जब भी उनके फसल चक्र में अगर 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन जितना भी उनके समय उपलब्ध रहता है, उसमें किसी न किसी सब्जी का वो समावेश करके पूरी जो फसल चक्र है उसको वो सुदृढ़ भी कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। जब हम खास करके आज जो हम जिन फसलों की हम बात करने वाले हैं, अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो इसका एक तो फायदा ये होता है, जैसा किसान भाइयों को आपने भी समझाया कि आजकल हम जैविक खेती की बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम इनका समावेश करते हैं तो जो हमारी मिट्टी है, जो मृदा है, इसके स्वास्थ्य को समृद्ध करने में सबसे बड़ी मदद मिलती है। दूसरी हम बात करते हैं, जब हम फसल चक्र की बात करते हैं, एक ही खेत में अगर एक ही प्रकार की फसल अगर हम बार बार लगाते हैं तो उससे जो उनके रोग होते हैं या जो उनके कीड़े होते हैं उनका बार बार जो उनके जैसे सॉइल मृदा जनित हैं वो मिट्टी में रह गए, या आसपास के वातावरण में जो उनके स्पोर्स होते हैं या जो कीटों के अंडे होते हैं। लेकिन अगर हम फसल चक्र अगर हम अपनाते हैं तो ये समस्याएं हमारी खत्म होती हैं। जी बिल्कुल। दूसरी एक और यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि अगर जो छोटे जोत का जो किसान है, जो बिल्कुल हमारे लघु किसान है, उनको अगर हम जो आमदनी हमको देनी है, जो कैश आमदनी अगर उनको चाहिए, तो उनके लिए कोई न कोई ऐसा माध्यम चाहिए। उसमें जैसे अगर हम ग्वार की भी आज हम बात करेंगे और लोबिया की भी बात करेंगे, यानी जब भी फसल आप लगाएंगे तो 45 से 50 दिन में आपको नगदी आपके घर में आने लगेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके जो हमारे छोटे और मझोले किसान जी। और तो इस परिप्रेक्ष्य में आज हम लागत कम रहे और आमदनी हमारी बढ़ सके, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन फसलों में लागत बिल्कुल ही कम रहेगी। जी बिल्कुल। और इस बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे आगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत में लोबिया की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से की जाती है। लोबिया की बुवाई के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी लोबिया बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलो बीज को 2.5 ग्राम थीरम से और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से शोधित करें। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोएं, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग लगने की आशंका रहती है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार की ज्यादातर खेती राजस्थान और गुजरात में होती है। खासतौर से शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। ग्वार को मुख्य रूप से हरी फलियों के लिए उगाया जाता है, जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा इसे शुष्क बीजों और चारे के लिए भी उगाया जाता है। ग्वार के बीजों से एक तरह का गोंद तैयार किया जाता है। ग्वार की खेती सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी ग्वार फली की बुवाई के लिए सबसे अच्छी रहती है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में ग्वार फली की बुवाई 2 मौसमों में की जाती है।
पहली फसल के लिए फरवरी और मार्च, वर्षाकालीन फसल के लिए जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है। दक्षिणी भारत में ग्वार फली की बुवाई पूरे साल की जाती है। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। अच्छी बढ़वार के लिए अंकुरण के लिए 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन है जो कि आवश्यक हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि अच्छी उपज आपको मिल पाए और उसके साथ साथ अच्छी आमदनी आप ग्वार या लोभी की फसल के जरिए ले सकें। साथ ही आइए रुख कर लेते हैं डॉक्टर जयबीर जी का भी। डॉक्टर जयबीर, जानना चाहेंगे आपसे, हमारी जब जायद की दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, क्या क्या विकल्प किसानों के पास रहते हैं और कितना महत्वपूर्ण ये कि जो दलहनी फसलों का समावेश है, अभी हम यहाँ ग्वार लोभिया की भी बात कर रहे थे, जो बाकी हमारी दलहनी फसलें हैं उनका भी समावेश हमारे किसान ज़रूर करें। किसान भाइयों, इस समय जायद के मौसम में हम मूंग, उड़द, लोबिया, गवार, सोयाबीन आदि की काश्त लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके आसपास तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो हम इसकी अभी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम कम है तो फिर हमें उस तापक्रम से ज़्यादा जब हो जाए तब इसकी बुवाई करें। और यही बात इनकी इम्पोर्टेंस की, तो दलहनी फसलें, इनमें जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। लगभग सभी में 20 से 24% तक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण भी करती हैं। जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये उनकी जड़ों में उपस्थित जो नोडुल्स होते हैं, गांठें होती हैं, उनमें जो जीवाणु पाए जाते हैं वो उसका स्थिरीकरण करती हैं। इसके अलावा ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, कम अवधि की फसलें हैं, यानी कम समय में, यानी कि 60 से लगभग 70-80 दिन में ये पककर तैयार हो जाती हैं। तो जहाँ पे कम अवधि में भी तैयार हो जाती हैं और अच्छी उपज देती हैं, तो इस तरीके से किसान भाइयों को इनका जो है उगाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल देखिए किस तरीके से आप ये जो विकल्प हैं हमारी दलहनी फसलों के, इनका चयन कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादा समय नहीं लगता, कम समय में ही ये तैयार हो जाती हैं और इसके साथ साथ आपका जो खेत है ना वो खाली रहेगा, बल्कि आपकी जो आमदनी है लगातार वो भी चलती रहेगी। इस बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे डॉक्टर जयबीर तोमर से, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। रबी और खरीफ के बीच में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। जायद फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। जायद की दलहनी फसलों में मूंग और उड़द आते हैं। मूंग की बात करें तो वैसे तो मूंग एक दलहनी फसल है, लेकिन इसे जायद के दौरान हरी खाद के रूप में भी बोया जा सकता है। अगर रबी की कटाई के बाद खेत खाली हो गए हैं तो किसान मूंग बो सकते हैं। गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर भी मूंग को बोया जा सकता है। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुवाई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मूंग में थ्रिप्स, जैसिड और सफेद मक्खी के हमले की आशंका रहती है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अगर उड़द की बात करें तो उड़द की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही मानी जाती है। उड़द के खेतों में पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुवाई हल के पीछे कुंडों में की जानी चाहिए। 2 कुंडों के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुवाई के तुरंत बाद जमीन की नमी बनाए रखने के लिए हल्का पाटा लगा दें। जायद सीजन में 1 हेक्टेयर के लिए 15 से 18 किलो बीज काफी रहते हैं। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करें। बुवाई के लगभग 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। दूसरी निराई गुड़ाई 45 से 50 दिन बाद करें। उड़द में अक्सर मोजैक रोग लग जाता है। इसमें रोग के विषाणु सफेद मक्खी के जरिए फैलता है। रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना जरूरी है और मोजैक अवरोधी किस्मों को ही बोएं। इसके अलावा अगर फसल में मोजैक से ग्रसित पौधे दिखाई दें तो उन्हें उखाड़कर अलग कर दें। उड़द में थ्रिप्स, हरे फुदके, कमला कीट और फली भेदक कीट लगने का खतरा भी रहता है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय कर सकते हैं। तो
तो जो जायद की दलहनी फसलें हैं उनके बारे में आपने जाना, मूंग या उड़द की हम बात करें, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए किसान किस फसल का चयन कर रहे हैं, उसकी जो किस्म है वो कौन सी है, क्षेत्र अनुसार अलग अलग किस्में जो हैं वो होती हैं। और खासतौर से डॉक्टर हर्षवर्धन, अगर लोबिया की हम यहाँ बात करते हैं, इसमें भी अलग अलग किस्में आती हैं और कई किसान ऐसे हैं शायद जिन्होंने इसकी जो खेती है कर भी ली होगी। अभी क्या स्थिति है और जो किसान करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी उन्नत किस्में हैं? जी हाँ, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी हम लोबिया की बात करते हैं तो ये कुछ लोग दलहनी फसलों के भी, चूँकि आज हम चर्चा कर रहे हैं जी, तो इनका डुअल पर्पस इनका यूज होता है, यानी इनके दोनों में उपयोग होते हैं। लोबिया की जो बीज होता है उसको हम एज ए दाल के रूप में भी खाते हैं और सब्जी के रूप में भी खाते हैं। लेकिन हम जो अगर लोबिया की अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो जो लोबिया की फली होती है, हरी फली, उसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसकी किस्में अलग होती हैं। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो दोनों में होती हैं जी। दूसरी बात, एक चीज़ किसान भाइयों को और मैं बताऊंगा कि इसमें असामान्य तौर पे दो प्रकार की किस्में होती हैं। एक होती हैं जो असीमित बढ़वार वाली किस्में होती हैं जी, यानी जिनके पौधे को हमको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम ऊपर हमको चढ़ाना पड़ता है। दूसरा, आजकल जो बेहद लोकप्रिय प्रजातियां हो रही हैं ये हैं सीमित बढ़वार वाली, यानी डिटर्मिनेट। इनकी जो टोटल फसल होती है वो 80 से 90 दिन में पूरी फसल 3 से 4 तुराई होती है और सारी फसल हम एक बार में हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पूसा संस्थान ने भी काफ़ी इस पे काम किया है जी। जो सब्जी लोबिया पे हमारी ये काफ़ी पुरानी अभी भी प्रचलित किस्म है जो पूसा कोमल के नाम से है, जिसकी जो फली होती है वो लगभग 12-13 सेंटीमीटर की होती है और थोड़ी सफ़ेद रंग की होती है जी। इसके बाद हम लोगों ने जो लोबिया में एक बीमारी आती थी जिसको हम वायरस जनित रोग कहते हैं जी, तो अब उसके बाद हमने एक दूसरी प्रजाति का हम लोगों ने विकास किया है जो पूसा सुकोमल के नाम से है और इसमें उस वायरस के लिए इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी है, यानी यहाँ अब वो उसका जो असर है नहीं रहेगा जी। और अभी हाल में ही हम जानकारी लूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, जायद में जो दलहनी फसलें लेते हैं सर, उसमें व्हाइट फ्लाई एक प्रमुख समस्या रहती है सर, जो विभिन्न रोगों का कारण बनती है सर। तो मुझे व्हाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करें, उसके कंट्रोल मेजर जो नेचुरली मतलब विदाउट दवाई के उसको हम कंट्रोल कर सके, ऐसा उपाय चाहिए सर मुझे। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए जो हमारे दर्शक के जुड़े हैं, काफ़ी जागरूक दर्शक जो चाहते हैं कि रसायन मुक्त जो खेती है सरकार इस तरफ बढ़ावा दे रही है, तो जो किसान हैं वो भी पीछे नहीं हैं, वो भी यही चाहते हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर जयवीर, क्या आप सलाह देना चाहेंगे इनको? हाँ, इसके लिए अगर आप जो है कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप नीम की शत का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें आप 1 किलोग्राम नीम की वो ले लें, जो उसकी निमोली होती है उसको ले लें, उसको जो है 20 लीटर पानी में आप 24 घंटे के लिए उसे छोड़ दें। निमोली बोलते हैं उसे, ठीक है। और उसमें जो है लगभग 200 ग्राम जो है आप साबुन सर्फ उसमें मिला लें और उसको 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर दें। तो इससे जो है व्हाइट फ्लाई जो है काफ़ी जो है कम हो जाएगी जी। बिल्कुल, तो ये समस्या दूर हो सकती है। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी हाँ, आपने बिल्कुल कहा, जैसा डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी थोड़ा सा इनमें इनको बताना चाहूँ, क्योंकि सब्जी में भी ये जो सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं इसके कारण काफ़ी समस्याएं होती हैं जी। तो जैसे हम लोग किसान भाइयों को कहते हैं कि जब भी हम कोई सब्जी लगाते हैं, अगर हम दलहनी फसल भी लगा रहे हैं तो उसके बॉर्डर का जो इलाका है उस पर अगर हम जैसे मक्का लगा लें या हम ज्वार लगा लें या हम बाजरा, इस तरीके की जो भी, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो आप मक्का लगा सकते हैं। तो मक्का अगर लगाते हैं, देखते हैं मक्का का जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं उसमें रोएं से होते हैं, तो सफ़ेद मक्खी उस पर चिपक जाती हैं। अगर आप अपनी फसल पे छिड़काव नहीं करना चाहते हैं तो आप उन पे सिर्फ छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने देखी होगी आजकल जैसे येलो स्टिकी कार्ड आता है जी, जो पीले रंग का कार्ड होता है उस पे चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, उसको आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। अगर आपके इलाके में अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई भी आप प्लास्टिक का या जो टिन का डब्बा ले लें, उस पे पीला पेंट लगा दें और उस पे कोई भी चिपचिपा पदार्थ जैसे अरंडी का तेल है या ग्रीस है, इसको लगा के और 1 एकड़ में कम से कम 8-10 जगह अलग अलग जगह पे आप रख देते हैं तो ये सफेद मक्खियां हैं उन पे चिपकते हैं, तो आपको खेतों में स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु इसके बावजूद अगर नहीं नियंत्रण हो रहा है तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि नीम का तेल है या इससे जो संबंधित और भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। खेतों में खास करके जब आप बिजाई कर रहे हैं उससे पहले भी अगर आप नीम की खली का प्रयोग करते हैं तो इनको आप समेकित प्रबंधन आपको करना होगा, तब जाके हम जैविक विधि से ये जो हमारे सफेद मक्खी है इनको हम
नियंत्रित कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि सुरक्षा चक्र के तौर पर ज्वार बाजरा मक्का की जो फसलें हैं उनको हम ले सकते हैं, उनका चयन कर सकते हैं। लेकिन जैसे दर्शक हमारे साथ जुड़े, रसायन मुक्त खेती की तरफ अब जो किसान है उसका भी रुझान हो रहा है क्योंकि लागत काफ़ी जाती है। जो हमारी लोबिया की फसल है, क्या ये ऐसे लेना संभव है प्राकृतिक रूप से? जी हाँ, लोबिया बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से, क्योंकि ये जो फसलें हैं खास करके जो हम दलहनी सब्जियों की हम बात कर रहे हैं जैसे लोबिया की या ग्वार की, ये बिल्कुल ऐसी भूमि पे हम लेते हैं जहां अगर उर्वरक क्षमता भी अगर उसकी बहुत कम है वहां हम इस पे ले सकते हैं। इनमें रोग और कीड़े की भी संभावना इसमें बहुत कम है। और खास करके आजकल आविष्कार के द्वारा हम लोगों ने, जैसे भी मैं चर्चा कर रहा था, जो इसमें वायरस जनित बीमारियां लगती हैं उससे वायरस बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रजातियां तैयार की गई हैं। अभी हाल ही में पूसा संस्थान से 1-2 साल पहले एक नई प्रजाति का विकास किया गया है, पूसा धरणी के नाम से। जी, ये बिल्कुल 26 से 27 सेंटीमीटर इसकी जो पॉड लेंथ होती है, बिल्कुल हरे रंग की पॉड होती है और ये भी सीमित बढ़वार वाली है। 3 से 4 बार में, और बिल्कुल जिस दिन आप बिजाई करते हैं उससे 45 से 50 दिन में आपकी जो फलियां हैं वो तोड़ के आप मार्केट में ले जाना प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए किस तरीके से लाभ हमें मिल सकता है जो अच्छी किस्में उनसे। फिलहाल एक और दर्शक जुड़े हैं, सियाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर राजस्थान से। सियाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सियाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अजमेर राजस्थान से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, कोशिश हम कर रहे हैं इनका जो सवाल है वो हम तक पहुंच सके। हेलो, संपर्क फिलहाल हमारा सियाराम जी के साथ नहीं हो पा रहा है। और यहाँ देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी किसान जो हैं अपने सवाल पूछते हैं, और लगातार हम यही कहते हैं नेटवर्क क्षेत्र में आके आप अपना सवाल पूछिए और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखिए जिससे आपका सवाल जो है सुनने में हमें आसानी हो सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर जबीर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर मूंग की हम बात करते हैं, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन हमारे किसान कर सकते हैं? मूंग की बहुत सारी उन्नत किस्में हैं। इसमें आप जो है जैसे PS 7 है, PS 10 है, PS 16 है। इसके अलावा पंत मूंग 1 है, पंत मूंग 2 है, पंत मूंग 3 है, पंत मूंग 4 है, पंत मूंग 5 है, पंत मूंग 6 है, पूसा वैशाली है। इसके अलावा के 851 काफ़ी पुरानी वैरायटी है, अब भी चलती है, वो भी है जी। इसके अलावा जवाहर मूंग 4 है, जवाहर मूंग 5 है, B 105 है, ये बिहार के लिए। जी बिल्कुल, तो अलग अलग किस्में हैं, देखिए इनका चयन आप कर सकते हैं। और खासतौर से अगर ना सिर्फ किस्मों की चयन की बात की जाए डॉक्टर जयबीर, लेकिन इसके लगाने की अगर हम बात करें, क्या एक समय हम मान सकते हैं कि इस समय तक किसान इसकी बुवाई कर लें? हाँ, इसके लिए 15 फरवरी के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का मौसम है यहाँ उत्तर भारत में, तो जैसे ही तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा वो इसके लिए अनुकूल है। और जहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम अधिक है वहाँ पे इसकी हम बुआई कर सकते हैं। नहीं तो पलेवा तो अभी कर ही सकते हैं, 10-5 दिन में तापक्रम थोड़ा बढ़ेगा तो अंकुरण इसमें कम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब 8 दिन लेता है अंकुरण के लिए। और जैसे तापक्रम 20-22 होगा तो उसमें 4-5 दिन में ये अंकुरित हो जाएगी। तो अभी प्रवा कर सकते हैं इसकी, और जहाँ पे तापक्रम ज्यादा है इससे वहाँ पे इसकी बुआई अभी कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, तो विकल्प देखिए किसानों के पास है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक नियमित दर्शक हेलो किसान के, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत नंद स्वरूप जी आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी जी। मैं जानना चाहता हूँ लोबिया की अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें बुवाई किस प्रकार से करनी चाहिए? क्योंकि हम जो मिलवा फसल में बोना, जो करीबी बो दिया, उसके बगल में बो दिया, उस पे चढ़ गई, उससे ये होता है हमारा जो फल आता है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, और जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जैसे चूहा होता है उससे भी हमारी बचत हो जाती है। तो हमें किस हिसाब से बोना चाहिए और पैदावार करना चाहिए? चलिए, बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जहाँ इन्होंने सही कहा है इन्होंने कि कुछ लोग जो असीमित बढ़वार वाली जो किस्में लेते हैं उनका चयन वो इसीलिए करते हैं और उसको वो मचान पे चढ़ा देते हैं, जिससे खास करके जो बारिश का मौसम होता है उस सीजन में अगर हम मचान पे चढ़ाते हैं तो जो ये फायदा बता रहे हैं वो होता है। जैसे अभी मैं प्रजाति की बात कर भी रहा था, इसमें 2 तरह की प्रजातियां होती हैं। कुछ होती हैं जिनको हम फोटो सेंसिटिव कहते हैं या इनसेंसिटिव कहते हैं, यानी उस पर जो प्रकाश की मात्रा होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे लोबिया जो होती है वो दोनों सीजन में लगाई जाती है, कुछ जो गर्मी के मौसम में भी अभी लगाई जाएंगी फरवरी मार्च में, और फिर उसके बाद जून जुलाई में भी ये लगाई जाती है। तो ऐसी किस्में जो होती हैं उनका चयन, जैसे हमारा चूंकि ये बाराबंकी के आसपास के हमारे दर्शक हैं, तो जो भारतीय बागवानी जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान है बनारस में, वहाँ से भी लोबिया की काफ़ी प्रचलित प्रजातियां हैं कि उनका भी चयन कर सकते हैं। और अगर थर्मो सेंसिटिव की अगर हम बात करें, जो फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी हैं जिसमें
जो प्रकाश की मात्रा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो डे लाइट होता है इनका असर नहीं पड़ता है, वैसी वहाँ की काफ़ी अच्छी प्रजाति है। जो काशी कंचन है उसका चयन किया जा सकता है, या काशी उन्नत है उसका चयन किया जा सकता है। दूसरा, लोबिया को हम कुछ लोग किसान भाई मेर बना के भी लोबिया लगाते हैं। खास करके हमको ये ध्यान देना है कि हमारी जो बचत हो, हमारी जो रिसोर्सेस हैं, जो हम इनपुट लगा रहे हैं, उसमें हम किस प्रकार से हम बचत करते हैं जी। और लोबिया जो ये किस्में, जो नई किस्में हैं, ये बिल्कुल गिरती नहीं है, इसलिए इसमें मिट्टी में लगने की समस्या खत्म हो जाती है, इसमें मिट्टी में नहीं गिरती हैं। और अगर हम इनको आजकल मेर पे भी किसान भाई बना रहे हैं, उस पर अगर हम ड्रिप से भी हम इरिगेशन यानी सिंचाई हम कर सकते हैं, तो लोबिया की और भी उन्नत तरीके से आप खेती कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए उन्नत ढंग से आप अगर चाहें तो इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता यही कि पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और खासतौर से डॉक्टर हर्षवर्धन, हम यहाँ जैसे कि शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि जो किसान का एक रुझान आया है प्राकृतिक खेती की तरफ, दलहनी फसलें हैं, जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी रहती हैं, समावेश के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन पूर्ण रूप से अगर प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं हमारी दलहनी फसलों के लिए, ये कितना कारगर सिद्ध हो सकता है? देखिए, दलहनी की जो फसलें हैं, खासकर अगर हम सब्जी फसलों की बात करें, जैसे मटर था, जो हमारे जाड़े का सीजन था जिसमें कि हम मटर लगा सकते हैं, जो हमारा गर्मी का मौसम है इसमें हम लोबिया लगा सकते हैं या ग्वार लगा सकते हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पे कि फ्रेंच बीन की खेती की जा सकती है। तो फ्रेंच बीन में तो नोड्यूलेशन उतना नहीं होता है, लेकिन जो बाकी फसलें हैं, जैसे अगर हम लोबिया और ग्वार की बात करें तो इसमें जो जड़ें होती हैं, इसमें नोड्यूल्स बनते हैं और खुद ही ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका ये फिक्स करके पौधे को भी पहुंचाते हैं और फिर मिट्टी में फिक्स रहता है, जिससे कि हम आगामी फसल में भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं जी। बिल्कुल। इसके साथ साथ जैसे मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि हम लोग नाइट्रोजन पे तो हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, ये राइजोबियम चूंकि कई किसान भाई जानते हैं। इसके साथ साथ जो कई सारी जगह की, जैसे हरियाणा है और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पे मिट्टी में फास्फोरस जो है वो काफ़ी फिक्स हो चुका है। अब साहब फास्फोरस के बारे में विस्तार से जानकारी लूंगा, लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विश्वनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो 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 जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। विश्वनाथ जी, नादिया पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, मैं विश्वनाथ साहब बोल रहा हूँ जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो, हाँ, मैं नदिया से बोल रहा हूँ जी। हाँ, पश्चिम बंगाल से। सवाल है, जायद उड़द के लिए 1 एकड़ में, हेलो जी, सुन पा, जायद उड़द आप लगाना चाहते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ पर उड़द के लिए कौन सा खाद डालूं? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर जयवीर जानना चाह रहे हैं, जायद की उड़द के लिए 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं, कौन कौन सी खाद की कितनी आवश्यकता जो है, कितनी मात्रा जो है वो इनको चाहिए होगी? इसमें 1 एकड़ में आप जो है करीब 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देनी होगी और करीब 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस आपको देनी होगी और 10 से 15 किलोग्राम जो है वो पोटास आपको देना होगा। वैसे तो आप मृदा परीक्षण कराएं और उसके बाद ही दें, लेकिन अगर आपने मृदा परीक्षण नहीं कराया है तो फिर ये जो है आप इसकी इस तरीके से बुआई के समय ही सारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उसकी मात्रा जो है आप दे दें। जी बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल रखना होगा लगातार हमारे किसानों को। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से
पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ग्वार और लौकी की खेती के बारे में, और इसके साथ ही हमारे जायद सीज़न की जो दलहनी फसलें हैं उसमें यानी मूंग और उड़द का जो विकल्प आपके पास है उनकी सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं महावीर जी? आवाज़ मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। 1142। महावीर जी, मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। हाँ हाँ हाँ, कोई किस्म आप बता रहे हैं 1142 करके? हाँ हाँ, मूंग की वैरायटी है, उसके बारे में बताइए सर, ये मेरे को कहाँ मिलेगी? चलिए, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयवीर, और मूंग 1142 एक किस्म ये बता रहे हैं, कहाँ से उपलब्ध हो सकती है और क्या विशेषता, या इसकी जगह कोई और जो दूसरी किस्म है वो आप इनको बताना चाहेंगे? 1142 अगर नहीं मिलती है तो आप जो है PS7 ले सकते हैं, या पूसा वैसाखी ले सकते हैं, PS10 ले सकते हैं, PS16 ले सकते हैं। जी, लेकिन खासतौर से डॉक्टर जयवीर, अगर राजस्थान जैसे क्षेत्र की हम बात करते हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्या वहां पर जलवायु के अनुसार राजस्थान के लिए अनुकूल है PS7, PS17, PS10, पूसा वैसाखी राजस्थान में जो है हम ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, इन फसलों का चयन आप कर सकते हैं, और ना सिर्फ फसल का चयन बल्कि उसके बाद जब उसकी बिजाई की बात आती है, किस्म का आपने चयन कर लिया, लेकिन बिजाई के दौरान आपको और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे भी हम जानना चाहेंगे। जब लोबिया की हम बात कर रहे थे किस्मों के बारे में, तो किस तरह की और सावधानी हमारे जो किसान हैं उनको आमतौर पर यहाँ बरतनी चाहिए? जी हाँ, देखिए जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब भी हम किसी फसल की बिजाई करते हैं तो 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो जो नमी की मात्रा होनी चाहिए ये उचित होनी चाहिए, और तापमान बराबर होना चाहिए। तो जब भी रात का तापमान अगर 12 डिग्री से अगर ऊपर चला जाता है, 12-13 डिग्री से ऊपर अगर चला जाता है, तो इन फसलों की बिजाई आप सीधी बिजाई कर सकते हैं जी। और अब आम तौर पे जो 15 फरवरी के आसपास का जो मौसम होता है उसमें ये तापमान हमें मिल जाता है जी। और इस बार भी ऐसी संभावना है कि उसके आसपास आप कर सकते हैं। और इसमें भी हम अगर खेत में आपको लग रहा है कि नमी अगर कम है तो उसमें आप पलेवा कर सकते हैं, और पलेवा करने के बाद इनकी आप
बिजाई करते हैं। जो भी किस्मों का आपने हमें आपको बताया है, या तो हमारे संस्थान से आप ले सकते हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से ले सकते हैं, इन बीज को आप लेके और बीजोपचार हमें करना है। खास करके जो दलहनी किस्में हैं, जिसमें जैसा अब हम बात भी कर रहे थे कि इसमें हमको राइजोबियम का हमको टीका लगाना होता है, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आमतौर पर हम राइजोबियम की तो हम बात कर लेते हैं, जो हमें फिक्सेशन में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि कम खर्चे में, और खास करके जैसा आपने बताया था कि अगर हम जैविक तरीके से अगर हम खेती करना चाहते हैं जी, तो किसानों ने पहले से ही डीएपी बहुत सारा डाल रखा है खेतों में। वो फास्फोरस जो है वो मिट्टियों में फिक्स हो चुका है जी, लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए जैसे बहुत सारी आजकल एजोस्पाइरलम है या फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो फास्फोरस को घुलनशील बनाने के कुछ जीवाणु होते हैं, यानी उसका सदुपयोग उनको अगर हम खरीद के अगर उनको भी अगर हम जैसे 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम डालते हैं जी, तो जो फास्फोरस उसमें घुलनशील नहीं है और पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनकी उपलब्धता को बढ़ाने में वो जीवाणु हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार से हम पैसे की हम बचत करते हैं, क्योंकि पौधे को जो चाहिए, हम जैसे कोई भी सब्जी हम लगाते हैं, दलहनी कुल की भी हम सब्जी अगर लगाते हैं तो हमें कम से कम 20 से 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसमें गोबर की खाद पहले डालनी है जी। गोबर की खाद डाल के, और गोबर की खाद हमें आमतौर पे ये ध्यान रखना है कि जब हम बिजाई करने हैं उससे 1 महीना पहले हमें डाल देना है जी। उसके साथ साथ और जो सावधानी है वो भी आपसे हम जानेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। जी, क्या जानना चाह रहे हैं बद्रीलाल जी? सर मैं मूंग की वैरायटी के बारे में जानना चाह रहा था। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हैं हम, और कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है सर क्लाइमेट के हिसाब से हमारे इधर? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर जयवीर क्या जानकारी देना चाहेंगे? अजमेर राजस्थान में मूंग की कौन सी अच्छी किस्म इनको अच्छे परिणाम दे पाएगी? मूंग के लिए आप पूसा वैशाखी ले सकते हैं, पूसा। इसके अलावा PS 7 है, PS 10 है, PS 16 है। इनमें से जो भी वैरायटी आपको वहाँ उपलब्ध हो जाए आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग जो किस्में हैं इनका चयन किया जा सकता है। साथ ही डॉक्टर जयवीर, अगर ना सिर्फ किस्मों का चयन बल्कि शुरुआत में अगर हम बात करें अंकुरण के बाद और कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य हैं जिनका ख्याल हमारे किसानों को रखना चाहिए, उस दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, इसकी बुआई के लिए आपको जो है पंक्तियों में इसकी बुआई करनी चाहिए, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है इसे बसंतकालीन फसल में 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके अलावा बीज उपचार भी बेहद जरूरी है। बीज उपचार एक तो हम जो कवक से लगने वाली बीमारी है उनके लिए करते हैं, तो उसमें आप जो है कैप्टान ले लें, थायरान ले लें, उसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से कवकनाशी से उपचारित करें। तो सबसे पहले कवकनाशी से उपचारित करें, उसके बाद आप जो है कीटनाशी से उपचारित कर सकते हैं इसे। उसमें 3 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड वो भी प्रति केजी के हिसाब से ले लें, और जब आप कवकनाशी से और कीटनाशी से इसका बीज उपचार कर लें तो उसके बाद सबसे लास्ट में यानी बुआई के 24 घंटे पहले आपको जो है राइजोबियम से इसे उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम के लिए आपको ऐसे इस तरीके से उपचारित करना चाहिए, आप 200 ग्राम का राइजोबियम का पैकेट ले लें, और उसमें पहले 50 ग्राम गुड़ ले लें, और उसको जो है 400-500 50 ग्राम गुड़ लेने के बाद उसको 1 लीटर पानी में आप जो है उसकी चाशनी बना लें, और जब वो चाशनी ठंडी हो जाए तो उसमें वो 200 ग्राम का जो पैकेट है उसको उसमें मिला लें। गर्म में नहीं मिलाना है, गर्म में मिला देंगे तो जीवाणु जो है वो मर जाएंगे। तो उसके बाद 10 किलो बीज के लिए ये इतना मिश्रण पर्याप्त होगा, और उसको उसमें अच्छी तरीके से उसको मिश्रित कर लें, और उसको जितनी जल्दी हो उसको छाया में सुखाएं और फिर उसकी बुआई कर दें। जी बिल्कुल, तो देखिए इन बात का पूरी तरीके से आपको ख्याल रखना होगा बुआई के लिए भी। और खासतौर से डॉक्टर हर्षवर्धन, अगर देखा जाए तो जो हमारी कृषि क्रियाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि सही समय पर आप जो सही कार्य है कृषि कार्य वो कर रहे हैं, और प्रबंधन जो है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है अच्छे उत्पादन के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अभी बाकी चीज़ें तो उन्होंने बताई हैं, जैसे जब हमें लोबिया की भी अगर हम बात करें तो लोबिया में अगर हम जो बीज दर की बात होती है, आमतौर पे इसमें करीब करीब जो गर्मी के मौसम में होता है इसमें बीज दर हमें थोड़ा अधिक लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो बढ़वार होती है वो थोड़ी कम होती है, और जो सीमित बढ़वार वाली होती है इनमें हमें बीज दर अधिक लेने की आवश्यकता है। तो हम करीब 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को लेना चाहिए, और इसमें हम 40 से 45 सेंटीमीटर पे अगर हम इसको लाइन में अगर हम पंक्ति बना के अगर हम इसकी बिजाई करें और 10 सेंटीमीटर की दूरी पे तो ये उपयुक्त होगा। बिजाई जब हम कर लेते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर में अगर हम
अगर नॉर्मल तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो जो पेंडिमिथिलीन दवा आती है यानी खरपतवारनाशी, इसका अगर हम 1 लीटर में 3 ml अगर दवा मिला के और इसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों को 30 से 35 दिन तक खरपतवार से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही आपको जो मजदूरी में बचत करती है, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी उसमें फूल आने की अवस्था होती है उस समय में हमें सिंचाई अवश्य करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं, खास करके राजस्थान का इलाका या बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि किसान भाई बिल्कुल वर्षा आधारित खेती करते हैं। वैसे इस मौसम में ये सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में इनकी खेती उन्हीं किसान भाइयों को करनी चाहिए जिनके पास पानी की उपलब्धता है। अगर आप चाहें तो स्प्रिंकलर चला के इसको कम पानी की आप बचत कर सकते हैं, खास करके जो राजस्थान में जो किसान भाई लगाना चाहते हैं। लेकिन पानी उपलब्ध होना चाहिए, पानी लेकिन आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जो हमारी वर्षा की फसल होती है वो तो वर्षा आधारित हो सकती है, गर्मी की जो फसल होती है इसमें पानी की यानी कि आपके खेत में इरिगेशन अवश्य होना चाहिए, तभी आप इसकी अच्छी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं भदोही उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं श्याम जी? हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ये दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, कोशिश हम कर रहे हैं इनकी जो आवाज है हम तक पहुंच पाए। हेलो श्याम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क फिलहाल इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा। और देखिए लगातार हम आपसे अपील भी करते हैं जब भी आप सवाल पूछें नेटवर्क क्षेत्र में रहें और अपने टीवी सेट का भी वॉल्यूम आप बंद रखें। यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो ना सिर्फ सावधानी हमें रखनी होती है बल्कि और भी प्रबंधन के जो कार्य हैं उनका पूरी जानकारी किसान को होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने बताई है कि इसके साथ साथ जब भी जैसे कोई भी अगर हम फसल लगाते हैं तो उसमें अगर हम माइक्रो इरिगेशन यानी जब हम टपक सिंचाई से या अगर हम स्प्रिंकलर से अगर हम उसमें पानी देते हैं तो हमें सिंचाई में हमें कम खर्च पड़ता है। और पानी जो है इसकी सीमित मात्रा देने से हमें 2 प्रकार के फायदे होते हैं। एक तो उसमें बीमारियां भी कम लगती हैं, उसमें कीड़े का भी प्रकोप उसमें कम होता है, और खास करके जो पानी निकालने में हमें जो एनर्जी की यानी जो बिजली की खपत होती है वो भी हम कम होता है। यानी टोटल हमारा जो लागत होता है उसमें हमारी काफ़ी बचत होती है। और ये जो दलहनी कुल की किस्में होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, इनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस समय में उसमें फूल आना लगता है उस समय में इनको पानी की आवश्यकता अवश्य होती है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि जो भी अगर हम इसमें फास्फोरस और अगर हम डाल रहे हैं तो सारा फास्फोरस हमको जो जब हम बिजाई कर रहे हैं उससे पहले करीब 25 से 30 केजी हमको फास्फोरस हमको डालना है और 20 केजी के आसपास हमको नाइट्रोजन भी डालना है, क्योंकि ये काफ़ी क्विक ग्रोथ वाली होती हैं। तो जब तक नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उससे पहले भी जो पौधे होते हैं उनको कुछ ना कुछ उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा जो हमें अगर 20 से 25 केजी जो हमको नाइट्रोजन है जब फूल आने लगे हैं उस समय में हम सिंचाई के उपरांत अगर हम उनको देते हैं, जिससे कि पॉड फॉर्मेशन का जो स्टेज होता है उस समय में उसको पर्याप्त उर्वरक की मात्रा उसको दी जा सकती है। इस प्रकार से हम अच्छी खेती हम कर सकते हैं। जी, साथ ही डॉक्टर जबीर आपसे भी जानना चाहेंगे उड़द की अगर बात की जाए, किस तरीके से उड़द की भी जो सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, कौन सी उन्नत किस्में इसकी भी? उड़द के लिए आप जो है मास 48 है, G31 है, पूसा 1 है, उज्जैन 4 है, BU 109 है। इसके अलावा पंत उड़द 19 है, पंत उड़द 26 है, पंत उड़द 30 है, पंत उड़द 35 है, और ये इसकी प्रमुख वैरायटी है। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ किस्मों का चयन महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन क्या इसकी भी जो अवधि है वो उतनी ही हम मानकर चल सकते हैं, या किसान के पास अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेनी है, गेहूं के बाद का एक समय जो रहता है तब भी इसकी खेती कर सकते हैं? नहीं, इसकी खेती जो है हमें 15 मार्च तक अवश्य कर लेनी चाहिए। मतलब अब से 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में इसकी बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। 15 मार्च के बाद अगर हम उड़द की बुआई करते हैं तो उस समय फिर लगभग 70-80 दिन बाद वर्षा हो जाती है, जिससे इसमें फूल आने का समय होता है, और वो उस समय जो है वर्षा इसमें काफी नुकसान पहुंचाती है। तो हमें जो है 15 या 20 मार्च तक इसकी बुआई अवश्य कर लेनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल बारिश की वजह से नुकसान ना हो आपकी फसल में, इसलिए समय से आप इसकी बुआई करें। और फिलहाल लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ अगर ग्वार या लूभी की बात की जाए या जायद की जो दलहनी फसलें हैं, ग्वार की भी अगर खासतौर से यहाँ रक्षा बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके ज़रिए भी एक बेहतर विकल्प जो है किसान के पास रहता है। जी हाँ, देखिए ग्वार के लिए मैं सबसे बताना चाहूँगा, जो ज़मीन जहाँ की बिल्कुल ही
बाकी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, खास करके जहाँ पे क्षारीय भूमि है, यानी जहाँ का पीएच मान 6.5-7 से भी अधिक 8 तक अगर पीएच है जी, वैसी जो मृदा है उसमें भी ग्वार की खेती हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हमारे पास विकल्प मौजूद नहीं होते हैं। या ऐसे इलाके जहाँ बिल्कुल बारिश कम पड़ती है, खास करके राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा जो है जहाँ इस प्रकार की जलवायु है कि जहाँ की मिट्टी बिल्कुल रेतीली है, जो उसमें लवण भी की मात्रा भी अधिक है, पीएच मान काफ़ी अधिक है और किसी भी अन्य फसलों के लिए गर्मी के मौसम में खास तौर पे उपयुक्त नहीं है, तो वहाँ पे हम ग्वार की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी मैं किसान भाइयों को यही बताऊंगा कि ग्वार की खेती भी दोनों मौसम में हो सकती है। सब्जी वाली जो ग्वार है उसकी खेती हम इस सीजन में भी कर सकते हैं, यानी अभी हम फरवरी मार्च में हम उसकी हम बिजाई करके और ये हम मई तक हम ये फसल हम ले सकते हैं, उनकी फलियों को तोड़ के हम मार्केट में बेच सकते हैं। दोबारा फिर से हम जून जुलाई में हम लगा सकते हैं। यहाँ भी किसान भाइयों को ये देखना है कि जो सब्जी के लिए जो किसान भाई अगर कर रहे हैं तो उनके पास अगर सिंचाई की कम से कम कोई न कोई सुविधा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी कितनी भी हम कम पानी डालेंगे लेकिन 8 से 10 दिन या 7 से 8 दिन जब गर्मी अधिक पड़ती है तो उस अंतराल पे हमें पानी अवश्य इसमें डालना पड़ता है। पानी की उपलब्धता देखिए जरूरी हो जाती है। पानी की उपलब्धता इस मौसम में हमें खेती करने के लिए हमें बिल्कुल ही आवश्यक है और इसकी भी काफ़ी किस्मों का विकास किया गया है, चूँकि बहुत पहले पूसा संस्थान की भी कुछ प्रजातियाँ थीं। पूसा नौबहार है, पूसा सदाबहार है। सदाबहार का मतलब ये होता है कि ये दोनों सीजन के लिए, तो ये दोनों प्रजातियां इस सीजन में अभी खास करके इसके लिए हैं। उसके बाद जो एक गोधरा स्टेशन है उसकी काफ़ी एक प्रचलित प्रजाति है गोमा मंजरी करके, उसका भी चयन कर सकते हैं। और ये चूंकि राजस्थान में काफ़ी 70 से 80% जो ग्वार की खेती होती है वो राजस्थान में ही होती है। वहाँ जो बीकानेर का जो एक हमारा शुष्क जो बागवानी अनुसंधान संस्थान है उन्होंने भी एक इसकी नई किस्म निकाली है जो थार भादवी के नाम से है, तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। और इसमें भी हमें यही ध्यान देना है कि अगर आप खेतों में सीधा छिटकवा विधि से अगर करते हैं तो बीज की मात्रा अधिक लगती है, यानी आपको 16 से करीब 20 केजी तक आपको बीज डालना है। किंतु अगर आप पंक्तियों में डालते हैं तो 4 से 5 केजी आप बीज बचत कर सकते हैं। तो ये अब किसान जो है देखिए खुद भी जानता है कि कैसे आपको अपनी लागत को कम करना होगा अगर मुनाफा बढ़ाना है। और ना सिर्फ ये ऐसी कुछ सावधानी है बल्कि प्रबंधन के कार्य जिसके बारे में हमारे किसान भली भांति जानते भी और कोशिश उनकी भी यही रहती है कि अपनी लागत को किस तरह बचाया जा सके। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं।
इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं ग्वार और लोबिया की खेती के बारे में और कैसे जो जायद की दलहनी फसलें हैं मूंग और उड़द, उनकी भी सफलतापूर्वक आप खेती कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ विद्यासागर जी जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं विद्यासागर जी? सवाल पूछ सकते हैं अपना आप। नमस्कार सर, मैं हनुमानगढ़ जिले से बादरा तहसील से बोल रहा हूँ जी। तो हमारे ग्वार के व्यक्ति किस्म बिजाई करते हैं तो बढ़वार बहुत ले लेता है, फल नहीं आता ग्वार की। कौन सी ग्वार के आप बीज का प्रयोग करें हमें? जो फली है वो कम आती है। हाँ, बढ़वार बहुत ज्यादा हो जाती है, 8 फुट 7 फुट बढ़वार हो जाती है। चलिए, बढ़वार तो अच्छी हो जाती है डॉक्टर साहब, लेकिन उतनी फली जी नहीं हाँ, आ इन्होंने पाती। जो वही कहा कि हम कौन सी प्रजाति लाएं। देखिए, आपके यहाँ राजस्थान में जो बीकानेर का एक हमारा संस्थान है, भारतीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर, वहाँ की भी एक प्रजाति है थार भादवी के नाम से है। तो उस प्रजाति का भी आप चयन कर सकते हैं। और इसमें क्या होती है, जो सिंगल स्टेम वेराइटियाँ होती हैं उसमें अगर आप उस प्रजाति को लेंगे तो उसमें बिल्कुल जो जड़ से 6 सेंटीमीटर के बाद ही उसमें फलियां जो हैं वो लगनी लगती हैं जी। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं, जैसा इन्होंने सही कहा, जिसमें ब्रांचिंग बहुत सारी निकलती हैं, यानी शाखाएं तो बहुत निकलती हैं और उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी होता है, लेकिन उसमें फलियां उसमें कम निकलती हैं जी। तो जो ये नई प्रजाति का विकास आपके ही बीकानेर में किया गया है, उस प्रजाति को लेके अगर आप कर सकते हैं तो इसका आप चयन कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं उपलब्ध हो रहा हो तो जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, वो हमारे पूसा संस्थान की भी 2 प्रजातियां सदाबहार और नवबहार, ये भी काफी पुरानी प्रजातियां हैं, जिनका भी वो बीज बेच रही हैं, तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन उस प्रजाति को राजस्थान के ही खास करके जो चूरू का इलाका था, वहीं से कोई प्रजाति लेके उन्होंने विकास किया है, इसलिए राजस्थान के लिए काफी उपयुक्त प्रजाति है। तो थार भादवी जो है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आप चयन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे किसान जो हैं अब और ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो ना सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं विविधीकरण भी अपनाया जाए। और इसी में अगर एकीकृत प्रणाली की हम बात करते हैं तो अलग अलग फसलें लेने का भी हम मान सकते हैं कि जो किसान है लेते हैं। तो क्या इन फसलों के साथ भी कुछ ऐसी मुख्य फसलों के तौर पर इनको लिया जा सकता है, या और साथ में जो ये दोनों फसलें इनको लिया जा सकता है? जी हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, किसान भाइयों की भी कोशिश होती है और हम लोगों की भी जो है जी सरकार की भी यही कोशिश है कि किसी प्रकार से किसान भाइयों का जो फसल चक्र है उसको व्यवस्थित किया जा सके। खास करके जो हमारा ये पूरा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो रीजन है, उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है, इसमें खास करके जो सिर्फ धान और गेहूं ये 2 फसलें ले रहे हैं, इसके कारण यहाँ की जो क्षमता है, जो मृदा की स्थिति है, ये भी काफी खराब हो गई है। भूजल बार बार ये कम हो जी हाँ, और इसमें काफी कोशिश की जा रही है। हम लोग भी कहते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कोशिश ये करें कि जब भी अगर हमारी गेहूं की कटाई होती है, उसके बावजूद अगर हम बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो मूंग की जो कुछ किस्में हैं, जैसे हमारी एक मूंग की किस्म है पूसा विशाल, अगर उसका भी अगर हम चयन कर लेते हैं और जब आप धान लगाते हैं उससे पहले अगर आप एक तुराई भी कर लेते हैं, बावजूद अगर किसी कारण से अगर नहीं भी कर पाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अगर बारिश आ गई, फिर भी जो आपकी मिट्टी की जो क्षमता है उसमें इतनी समृद्धि हो जाती है जो आपके आने वाली फसलों के लिए लाभदायक, यानी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और उसको अगर आप कुछ भी अगर नहीं करते हैं, उसको सीधा आप मिट्टी में पलट देते हैं, जो भी आपकी क्रॉप रेसिड्यू अगर एक पिकिंग करके भी अगर आप ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप उसको मिट्टी में पलट देते हैं, तो जो क्रॉप का अवशेष है उसको अगर आप मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो भी आपकी फसल जो आपकी मृदा है, इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। यानी हरी खाद के रूप में देखिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब इनका सवाल लेते हैं जल्दी से। बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। मंगलेश जी,
क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, हमें यहाँ अपने यहाँ जलवायु बुंदेलखंड में लोबिया और ग्वारफली की उपज ले सकते हैं इस समय? जी हाँ जी, बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अच्छी आपकी अच्छी स्थिति है बुंदेलखंड में जितना, लेकिन आप जल्दी इसको लगा लीजिए क्योंकि बुंदेलखंड में गर्मी बिल्कुल पहले आरंभ हो जाती है जी। यहाँ की तुलना में आपके यहाँ तापमान बिल्कुल सामान्य हो चुका होगा क्योंकि आपके यहाँ जनवरी के बाद ही तापमान जो है काफी बढ़ने लगता है। आपको यही सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको फसल आपको थोड़ा बाकी जगहों की तुलना में अगेती आपको लगाना है जी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपके पास अगर स्प्रिंकलर है या कहीं भी अगर थोड़ी भी अगर आपके पास सिंचाई का साधन अगर उपलब्ध है तो आप या तो हमारे संस्थान की प्रजाति पूसा धरनी जो है इसको आप ले सकते हैं, और इवन जो आपके चित्रकूट में जो हमारा दीनदयाल शोध संस्थान है वहाँ पे भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक देखा है कि ये आप वहाँ पे ये फसल आप ले सकते हैं, बशर्ते आप इसकी अगेती आप थोड़ी बिजाई कर लें। चलिए बिल्कुल, तो देखिए अगेती बिजाई करेंगे तो और ज़्यादा फायदा आपको मिल सकेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर जबीर जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो हमारी दलहनी फसलें हैं, मूंग उड़द की हम बात करें, जो बाकी भी हमारी दलहनी फसलें हैं, तो कोशिश यही की जा रही है कि आत्मनिर्भरता जो है वो दलहन क्षेत्र में आ सके, और इसके लिए विविधीकरण की बात करें, फसल चक्र की बात करें, अगर किसान मुख्य फसल के तौर पर इन दलहनी फसलों को नहीं ले रहे हैं तो सह फसल के रूप में क्या ले सकते हैं, जिससे कम से कम एक शुरुआत जो है हर किसान कर पाए? हाँ, इसको अंतर फसल के रूप में तो बहुत ही अच्छी है ये, क्योंकि इसमें जो मुख्य फसल है उसको कोई नुकसान पहुंचाने की बजाय बल्कि उसकी भी उपज जो है बढ़ाती है। जैसे गन्ना है, हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना काफी लिया जाता है जी, तो गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में 2 पंक्ति आप उड़द या मूंग की लगा सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो है अरहर अप्रैल में बोएंगे तो अप्रैल में अरहर के साथ भी उड़द या मूंग ले सकते हैं। इसके अलावा ज्वार के साथ भी ले सकते हैं जी। तो इस तरीके से आप इन फसलों के साथ इसको अंतर फसल के रूप में भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम अवधि की फसलें हैं। जब तक वो बढ़वार होगी मुख्य फसल की तब तक तो ये तैयार हो चुकी होंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कहीं ना कहीं सरकार का भी उद्देश्य यही है जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनका रकबा बढ़ाया जाए, और इस बार तो हमने देखा जो निर्यात के अगर जो ताज़ा आंकड़े भी आए हैं बीडा की तरफ से, उसमें भी दलहनी फसलों का जो निर्यात है वो करीब 10% से अधिक बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिशें हैं वो रंग लाती नजर आ रही हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसमें उपज जो है उसकी बढ़ाती हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, कम अवधि की फसलें हैं। इसके अलावा इनको पानी की भी कम आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल कई फायदे जो हैं इनके जरिए मिल सकते हैं यानी। हाँ, चलिए बिल्कुल डॉक्टर जबीर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ डॉक्टर जबीर बता रहे थे किस तरीके से जो हमारी जायद की दलहनी फसलें हैं उनकी आप खेती कर सकते हैं। मूंग की बात करें, उड़द की बात करें, या किसान जो हमारे ग्वार या लोबिया की भी खेती कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये हो जाता है कि जो आपने समय का चयन किया है, किस्म का चयन किया है, दोनों अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो और बेहतर उपज मिल पाएगी। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। खास करके सब्जी में देखते हैं कि जो किसान भाई सिर्फ उत्पादन ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है जी, किसान भाइयों को पैसा कम मिलता है। जैसे जो भी जो जायद के किसान हैं, अगर हम लोबिया की बात करें, जहाँ की लोबिया बिल्कुल अर्ली मार्केट में आएगी वहाँ के किसान भाइयों को पैसा अधिक मिलेगा। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, यहाँ हमने कुछ किसान भाइयों को ये भी देखा है, हम लोग बताते भी हैं कि छोटा सा आप टनल बना के शॉर्ट टर्म आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं जी। जैसे आप जनवरी के महीने में ही 15 जनवरी के बाद अगर आप छोटा सा पॉली हाउस से सिर्फ उसको 1 महीने का ठंड से आप उसको बचा दें और उसके अंदर अगर आप लोबिया लगा दें या फ्रेंच बीन लगा दें तो आपकी फसल जो होगी मार्च के महीने में आपकी मार्केट में आ जाएगी। जबकि मार्च के मौसम में आमतौर पे उसकी लोग बिजाई करते हैं जी। उस समय में लोबिया और फ्रेंच बीन या बाकी जो दलहनी चीजें हैं इनकी कीमत मार्केट में काफी अच्छी होती है जी। तो किसान भाइयों को ये भी देखने की जरूरत है कि हमें ये सिर्फ नहीं देखना है कि उसका उत्पादन अधिक कैसे हो, हमें ये देखना है कि उत्पादन अगर कम भी हो लेकिन उसकी कीमत हमें कब हमें मार्केट में अच्छी मिलती है। तो बाजार भाव का भी बाजार भाव का, जैसे अभी जो भी किसान भाई हमारे यहाँ अगर मेला में अभी आते हैं तो उनको दिखेगा कि हमारे यहाँ हमारे खेतों पे लोबिया बिल्कुल तैयार होती है और जो फ्रेंच बीन होती है वो बिल्कुल तैयार होती है, उसमें उसकी तुराई चल रही होती है क्योंकि 1 महीने का हम उसको टेम्पररी प्रोटेक्शन देते हैं पॉलीथीन से। यानी हम ये मान किसान सकते हैं भाई भी कर के क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चयन किया जाए और बाजार के अनुसार भी इस बात का ख्याल रखें कि किस समय पर आपकी जो फसल है वो तैयार होगी और उसके बाद आपको अच्छा लाभ उसके जरिए मिल सकेगा। फिलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
तो जाना आज आपने ना सिर्फ ग्वार और लोभी के बारे में, साथ ही साथ की जो दलहनी फसलें हैं उनके बारे में भी। चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। कल खासतौर से हम बात करेंगे अमरूद के बारे में। इसमें सदाई एवं क्रंदन का जो महत्व है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही किसान उत्पादक संगठन यानी FPO कितने लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए, इसका क्या महत्व है, सारी जानकारी आप ले सकेंगे कल कार्यक्रम में। साथ ही आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आपको बता दें आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल और सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, इस QR कोड को स्कैन करके। इससे पहले भी जो जानकारी हेलो किसान के माध्यम से प्रसारित की गई है वो भी आप देख पाएंगे कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। 350 ईसा पूर्व भारत एक सोने की चिड़िया